हुआ कि सिर्फ एक नंबर से हम सोचते हैं ज़्यादा नंबर से रुका तो चलो ठीक है। जानते हैं कि मेरे फादर का जो है एक्सीडेंट में ही पास्ड अवे व्हेन आई वाज जस्ट 5। तो उसके बाद मेरी दादी ही थी जिन्होंने मेरे को पाला पोसा और बड़ा किया। बट 2019 में शी ऑल्सो पास्ड अवे। तो वो काफ़ी सेटबैक्स रहे लाइफ में, पर्सनल सेटबैक्स रहे। एंड फिर आप लोग मतलब फिर हम लोग काफ़ी डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि जब एक पर्सन आपके लिए हमेशा सपोर्ट की तरह खड़ा रहा है। तो उस चीज़ में मेरे चाचा जी ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरे को मैं ये मानती हूँ कि मैं आज बधाई और शुभकामनाएं मैम हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम। कैसा लग रहा है यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और आप उसमें सक्सेस पाते हैं तो खुशी बहुत ज़्यादा ही होती है। तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। ओके मैम। मैम अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ। मेरा नाम अंशिका जैन है और मैंने स्कूलिंग जो है अपनी लिटिल फ्लैश पब्लिक स्कूल से करी है जो शादरा में है। उसके बाद मैंने अपना बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया है फ्रॉम रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया तो मैंने मास्टर्स ऑफ कॉमर्स भी किया। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में मेरा कॉमर्स से रहा है। ओके मैम। मैम जैसा कि मैंने देखा था, ऑफ कैमरा बात कर रहे थे हम लोग, आपको इस तैयारी के दौरान काफ़ी आपने संघर्ष किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे फादर का जो है एक्सीडेंट में ही पास्ड अवे व्हेन आई वाज जस्ट 5। तो उसके बाद मेरी दादी ही थी जिन्होंने मेरे को पाला पोसा और बड़ा किया। बट 2019 में शी ऑल्सो पास्ड अवे। तो वो काफ़ी सेटबैक्स रहे लाइफ में, पर्सनल सेटबैक्स रहे। एंड फिर आप लोग मतलब फिर हम लोग काफ़ी डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि जब एक पर्सन आपके लिए हमेशा सपोर्ट की तरह खड़ा रहा है। तो उस चीज़ में मेरे चाचा जी ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरे को मैं ये मानती हूँ कि मैं आज यहाँ पे जो भी हूँ ये सब उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। और मेरे भैया और मेरे जो पार्टनर हैं उनका भी बहुत सहयोग रहा मेरी इस जर्नी में। तो उन सब के लिए मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओके मैम। तो इतना कुछ हुआ, फिर अपने आप को आपने इस एग्ज़ाम के दौरान कैसे मोटिवेट रखा? एक्चुअली ये मेरी दादी का सपना रहा है हमेशा से कि शी वांटेड मी टू बी अ सिविल सर्वेंट। तो उनका ही एक वो था मोटिवेटिंग फैक्टर जो हमेशा मेरे को इस चीज़ में रखा कि मुझे उनके लिए करना है। तो मैं ये बोलती हूँ हमेशा कि सपना दादी ने देखा था लेकिन बनाया मेरे चाचा ने। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था जो मुझे इस जर्नी में हेल्प किया, मोटिवेटेड रखा। क्योंकि बहुत से समय ऐसे आता था जहाँ पे हमको ऐसे फील होता था कि नहीं हो पा रहा है हमसे। तो उस चीज़ में घर वालों का सहयोग बहुत रहा। तो मैं उस चीज़ के लिए मानती हूँ कि एक मेंटल सपोर्ट जो है वो फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैम। मैम जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो सबसे पहले पीडीएफ किसने देखा और रिजल्ट देखने के बाद आपने सबसे पहले किसे कॉल किया और कैसा रहा वो पूरा दिन आपका? एक्चुअली मेरा रिज़ल्ट मैंने खुद नहीं देखा था। मैं अपने चाचा जी के साथ बैठी हुई थी और हम लोग ऐसे ही थोड़ा एंग्जाइटी तो ऑब्वियसली उस दिन होती है कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, सब परेशान तो होते ही हैं। तो चाचा और मैं ऐसे ही थोड़े गाने वाने गा रहे थे सो दैट हम अपना मतलब मेरा स्ट्रेस कम हो सके। तो उतनी देर में ही मेरे एक भैया हैं जो मुझे कॉल करते हैं। मेरे भैया एंड मेरे पार्टनर दोनों ने ही मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो रिज़ल्ट मैंने तो अपना खुद देखा ही नहीं था पहले, उन दोनों ने ही मुझे बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो वो फीलिंग एकदम इतनी ज़्यादा मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि वो अनडिफाइनेबल फीलिंग है कि मैं उसे डिफ़ाइन नहीं कर सकती। क्योंकि एक चीज़ के लिए आप कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं और फिर उसको आप पा लेते हैं तो वो फीलिंग एक बहुत ही अलग होती है। ओके मैम। मैम वो दिन पूरा कैसा रहा आपका फिर? उस दिन तो बस सबके फ़ोन्स आए, सब घर पे कॉन्ग्रेचुलेट करने आए, सब ने बहुत बधाइयाँ दी। तो बहुत खुशी का माहौल था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। घर वाले बहुत खुश थे, मेरी पूरी फैमिली, एवरीवन वाज सो हैप्पी। तो बस खुशी का बहुत ज़्यादा माहौल था वो। ओके मैम। मैम अपना प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताओ आप। जैसे कि मेरा ये 5th अटेम्प्ट था तो प्रीलिम्स की मेरी स्ट्रैटेजी में यही रहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करती थी। मैंने स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि करंट जो होता है वो विद टाइम हमें नहीं पता कि किस तरीके से यूपीएससी पूछ सकता है। लेकिन मैंने ज़्यादा फोकस किया प्रैक्टिस पे और स्टैटिक पे। मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाए और उन टेस्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मैंने ढंग से चेक किया कि अगर मैं टेस्ट किया 2 घंटे में मैंने टेस्ट दिया,
उसके बाद मैंने उसको 4 घंटे लगा के 5 घंटे लगा के चेक किया कि कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स हुई, कहाँ मैंने जो गेस के क्वेश्चंस किए थे क्या वो मेरे सही बैठे या नहीं बैठे, और जो भी चीज़ें थी कि अगर मुझे कोई नया पॉइंट पता लग रहा है तो उनको अपने नोट्स में ऐड किया, सो दैट आगे के लिए मेरी वो मिस्टेक रिपीट ना हो। तो मेरे को लगता है कि प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अपनी मिस्टेक्स आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही पता लगेंगी, और वो आप अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग योर मेन एग्जाम। ओके मैम, मैम मॉक टेस्ट आपने कितना लगाया था इस एग्जाम के लिए? इस बार मैंने 52-55 के अराउंड मॉक टेस्ट लगाए थे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस रही थी, मैंने लगाना काफ़ी पहले से स्टार्ट कर दिया था, तो मॉक टेस्ट ही काफ़ी हेल्प किए इस प्रीलिम्स के लिए मेरे को। ओके मैम, आपको लगता है कि बिना एनसीईआरटी पढ़े यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया जा सकता है? एनसीईआरटी फिर कौन कौन सी पढ़ा जाए? मेरे को लगता है एनसीईआरटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस फॉर्म करती है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का। एंड वैसे तो रिकमेंडेड होता है कि आप 6 to 12 सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ें, बट आई थिंक 9 to 12 की जो एनसीईआरटीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप उनको मिस नहीं कर सकते। जैसे हिस्ट्री के एनसीईआरटी हैं, वो आप जोग्राफी के एनसीईआरटीज़ हैं, दैट हेल्प यू क्रिएट योर बेस, तो उस वजह से आप बेटर अटेम्प्ट कर पाते हैं। ओके मैम, मैम आंसर राइटिंग की शुरुआत कब करना चाहिए एस्पिरेंट को? कब से मतलब शुरू कर देना चाहिए आंसर लिखना? मेरे को ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग जो है वो मेंस का काफ़ी अहम हिस्सा है, तो हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि जब हमारा सिलेबस पूरा होगा तब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं कि हमारा सिलेबस पूरा हो उसके बाद हम आंसर स्टार्ट करेंगे। बट उसमें क्या होता है, हम कभी भी ये फील कर ही नहीं सकते कि हमारा सिलेबस पूरा हो गया है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो उस केस में मैं बोलती हूँ कि जैसे ही आप अपना प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, आप उसके साथ साथ भी एक एक दो दो आंसर्स रोज स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रीलिम्स के बाद तो मैं बोलूँगी कि रोज आपको 5 से 7 आंसर्स लिखने ही चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको अपना मेंस की प्रिपरेशन में। ओके मैम, मैम सीसैट के लिए आपने क्या किया था? सी सेट के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, बट मैंने सी सेट के लिए प्रैक्टिस किया था। लाइक मैं हर वीक या हर 10 डेज़ में सी सेट के पेपर्स लगा लिए थे जो यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर्स थे, क्योंकि वो क्या होता है, आपको पता है कि यूपीएससी इस लेवल का पूछ रहा है, इस तरीके का पूछ रहा है, तो आप उसके लिए बेटर प्रिपेयर कर पाते हैं। तो मैंने उसके लिए वो पेपर्स लगाए थे, और कुछ कुछ टॉपिक्स थे जैसे जिनमें मुझे फील होता था कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस और करूँ, उनके लिए मैंने किसी किसी की वीडियो देख ली और खुद से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की। मैम सीसैट में जैसे कि पैसेज आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, तो आपने किस किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया था? मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस मैथ्स पे करती थी और पैसेज पे करती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसेज जो है वो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाते हैं, और मैथ्स जो है वो आपको श्योर क्वेश्चंस मतलब श्योर आंसर दिलवाते हैं कि अगर आपका सॉल्व हो गया तो दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट, एंड पैसेज से आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का मिक्सचर आपका सी सेट में काफ़ी हेल्प कर सकता है। ओके मैम, मैम जैसा कि आपने इस बार के सीसैट का क्वेश्चन तो देखा ही होगा, काफ़ी डिफिकल्ट आया था जी। मैथ्स में पीएनसी वगैरह ज़्यादा क्वेश्चन था, तो इसके बारे में ऐसा कुछ बताओ कि सीसैट मतलब कोई भी एस्पिरेंट तैयारी करे तो क्लियर कर जाए सीसैट कम से कम। मुझे लगता है कि हम लोगों का, हम जैसे यूपीएससी में एस्पिरेंट्स का ज़्यादा फोकस जो होता है प्रीलिम्स के लिए जनरल स्टडीज़ पे रहता है, लेकिन सीसैट पे कोई ध्यान देता ही नहीं है लास्ट में, मतलब जो 1 मंथ होता है तो जी। तो अभी क्या हो रहा है, यूपीएससी का वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, एंड इट इज़ फोकसिंग ऑल्सो ऑन सी सैट। सो आई थिंक अभी से हमको उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे हमको सिलेबस में लिस्ट आउट है कि ये टॉपिक्स रहते हैं, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली कुछ कुछ क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा उसको बर्डन ना बना के। अगर हम डेली रोज 10-10, 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, एकदम हमारे पास पाइल्ड अप नहीं होगा क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिस करने का वो, तो उससे हम लोग अपने काम को डिवाइड करके और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब सी सेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट हैज़ बिकम वेरी एसेंशियल टू क्लियर प्रीलिम्स। ओके मैम, मैम जैसे कि प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें एस्पिरेंट को कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, और आपने कितना अटेम्प्ट किया था उस टाइम पे, और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए ये तो एक कैंडिडेट पे ही निर्भर करता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। कई बच्चों का ऐसा होता है जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो 70 to 75 भी अटेम्प्ट करते हैं तो भी वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग नहीं होती, तो ऐसा कहा जाता है कि एक सेफ साइड रहने के लिए आप 85+ तो अटेम्प्ट करिए, ताकि अगर आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है तो जो नेट गेन हो वो आपका पॉजिटिव रहे और आप क्लियर कर लें। और मैं खुद हमेशा 90+ ही अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि मेरे को रहता था कि मैं जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करूँगी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मी गेटिंग हायर स्कोर आर मोर। ओके मैम, मैम आप प्रीलिम्स में साइंस टेक की तैयारी कैसे किया था आपने? साइंस टेक के लिए मतलब कुछ बताओ।
जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो मुझे हमेशा से ना साइंस एंड टेक से थोड़ा इसलिए सा मैंने ये क्वेश्चन पूछा हाँ, था। थोड़ा सा डर रहता था कि मैं कैसे करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, एक तो हम जो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं वो तो है ही, प्लस मैंने उसके लिए एनसीईआरटीज के कुछ चैप्टर्स देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे 12th क्लास की एनसीईआरटी रहती है बायो की, जिसमें हमारे कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस 9th-10th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि यूपीएससी ने अपना ट्रेंड हल्का सा चेंज किया था। सो आई थॉट टू क्लियर प्रीलिम्स साइंस एंड टेक इज़ वेरी एसेंशियल। और उसके साथ साथ हम मैगजीन भी कर सकते हैं कोई, जो आपका करंट प्रिपेयर करा सकता है। तो ये सब मेरी साइंस एंड टेक की प्रिपरेशन का पार्ट था। ओके मैम। मैम ऐसे के लिए आपने क्या किया था? ऐसे के लिए मैंने जो था, टॉपर्स के जो ऐसे रहते थे, जो भी पिछले साल के टॉपर्स रहे, वो अपनी कॉपीज जो शेयर थी उनको मैंने पढ़ा था। और मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करती थी। जैसे हम 3-4 लोगों का ग्रुप था, तो हम लोग उसमें क्या करते थे, कोई भी टॉपिक प्रीवियस ईयर चूज़ करते थे और उस पर ब्रेनस्टॉर्म करते थे कि हम होते तो क्या लिखते। और उस तरीके से हमने ऐसे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ब्रेनस्टॉर्म कर लिए थे, जिससे हमको हेल्प हुआ मेन पेपर में भी लिखने में। ओके मैम, यूपीएससी में लैंग्वेज का एक पेपर होता है जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए मुझे। जैसे लैंग्वेज का आपका कंपलसरी रहता है 2 पेपर्स, इंग्लिश एंड हिंदी, जो मेरे थे। जो हिंदी का होता है उसे इंग्लिश का देना होता है, जो हाँ, इंग्लिश का होता है उसे हिंदी का देना होता है। तो मेरा जैसा हिंदी का था, 300 मार्कों का होता है। जी। तो उसमें मेरा वो हिंदी का पेपर था। तो मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं की थी, बस जो समय मिला था जीएस के पेपर्स के बाद, उसमें मैंने जो हमारे थोड़े बहुत नोट्स रहते हैं, जैसे मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स के थ्रू या वैसे जो भी नोट्स रहते हैं, या फिर कभी अपने घर वालों का हेल्प लेके, तो हिंदी के लिए तो वैसे प्रिपेयर किया था, लाइक प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब जो आते हैं और प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, उसके थ्रू मैंने वो प्रिपेयर किया था। ओके मैम। मैम इंटरव्यू आपका कब हुआ था और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और बोर्ड कौन सा था आपका? मेरा इंटरव्यू 20th अप्रैल को था और मेरा बोर्ड था प्रीति सुडान मैम का। तो काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड था वो, काफ़ी उन्होंने एंकरेज किया इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू करके। एंड मेरा जो इंटरव्यू क्वेश्चंस थे, दे मोस्टली रिवॉल्व्ड अराउंड डैफ एंड माय सब्जेक्ट, दैट इज़ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने काफ़ी उसी चीज़ पे क्वेश्चंस पूछे। और क्वेश्चन बताओ जैसे कि अभी तो मुझे याद नहीं आ पा रहा है, बट जैसे उन्होंने मेरे से पूछा था कि अगर मेरा जैसे इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस में डिप्लोमा है, सो दे आस्क्ड मी कि अगर, उन्होंने मुझे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी कि अगर मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो आप मुझे स्टेप वाइज बताइए कि आप कैसे क्या क्या प्रोसीजर मैं फॉलो करूं सो दैट हो पाए। और बहुत सी चीज़ें डैफ के रिगार्डिंग थी मेरे में, तो वो सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके मैम। मैम पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बताओ, आप क्या कैसे कैसे आप दिन की शुरुआत करती थी, फिर कैसे कैसे पढ़ाई करती थी? जैसे मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ, तो मैं सुबह उठ के मंदिर जाती थी और उसके बाद अपना न्यूज़पेपर करना या फिर जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, बुक्स हैं, उन सबको पढ़ना। तो मोस्टली दिन में और कुछ तो होता ही नहीं था, सिर्फ पढ़ाई रहता था पूरे दिन। एंड उसमें रिवीजन के लिए टाइम निकालना, ताकि जो चीज़ें पढ़ी हैं दिन में उसको हम बार बार रिवाइज़ कर पाए। तो उससे क्या होता है, वो चीज़ें माइंड में सेट हो जाती है और सेट होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब आप उसे दूसरी बार रिवाइज़ करने आएंगे। तो मैं एस्पिरेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप जो भी दिन में पढ़ रहे हैं उसको रात को एक बार रिवाइज़ ज़रूर करिए। उससे क्या होगा, वो आपके माइंड में चीज़ें सेटल हो जाएंगी और बहुत ईजी होगा आपके लिए आगे उसको दोबारा रिवाइज़ करना। मॉक टेस्ट के बारे में बताओ कि आपने कितना मॉक टेस्ट लगाया था? एक्चुअली मेरी तीनों स्टेजेस का, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था मॉक। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉक्स लगाए हैं। जैसे प्रीलिम्स में मैंने 40 to 45 के अराउंड मॉक टेस्ट दिए थे। मेंस में भी मैंने काफ़ी पेपर लिखे थे, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारी परफेक्शन निखर के आएगी। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन मुझे याद आया, यूपीएससी एस्पिरेंट को कितनी देर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, या फिर न्यूज़पेपर पढ़े बिना काम चल सकता है? मैं इसमें बोलूँगी कि न्यूज़पेपर तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है इस प्रिपरेशन का, क्योंकि ना वो आपको सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिपेयर करता है, बट वो आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करता है। आपको जनरली अवेयर रखता है कि क्या चल रहा है आपके सराउंडिंग्स में। तो आई डोंट थिंक कि न्यूज़पेपर अवॉइड किया जा सकता है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। ओके मैम। मैम आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और 2nd इंटरव्यू था। बाकी अटेम्प्ट के बारे में कुछ बताओ, नए एस्पिरेंट जो तैयारी करना चाहते हैं वो क्या गलतियां न करे एस्पिरेंट? जी, इस चीज़ में मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, जैसे 3rd अटेम्प्ट में मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला था और उसमें और प्रीवियस में यही दिक्कत था
कि मैंने बहुत ज़्यादा सोर्सेज पे फोकस किया और रिवीजन पे फोकस नहीं किया। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपनी सोर्सेज जितना लिमिटेड कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे नोट्स जितना बना सकते हैं उतना बनाइए और उनको बार बार रिवाइज करिए। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतने ही चांसेस आपके इंपॉर्टेंट हो जाते, हायर हो जाते हैं निकालने के एग्ज़ाम। एंड थर्ड के बाद मेरा मेरा फाइनल रैंक 1 मार्क्स से मिस हो गया, तो उस वजह से काफ़ी डिसहार्टन फील हुआ था और मेरा 4th प्रीलिम्स नहीं निकल पाया क्योंकि समय बहुत कम था रिजल्ट के बाद प्रीलिम्स में। और उसके बाद मैंने 5th अटेम्प्ट दिया, काफ़ी प्रैक्टिस करी और उसका नतीजा तो ये रैंक है ही। ओके मैम। मैम जब आपका 1 मार्क्स मिस हो गया तो उसके बारे में कुछ बताओ, मतलब उस टाइम पे कैसा लगा आपको? एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लो फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी फील हो रहा था कि मेहनत किया था लेकिन आपको सिर्फ लगा इतने कहीं ना कम। कहीं किस्मत साथ नहीं दे रही है? जी, बहुत ऐसा फील हुआ कि सिर्फ एक नंबर से, हम सोचते हैं ज़्यादा नंबर से रुका तो चलो ठीक है, जब बहुत कम मार्जिन से आप रहते हैं तो आपको फील होता है कि कहाँ कमी रह गई। तो उस दौरान में मेरे अपने जो कुछ करीब लोग हैं, मेरी फैमिली, मेरे चाचा जी, मेरे भैया एंड मेरे पार्टनर, सब ने मेरे को बहुत सहारा दिया, बहुत हेल्प करी और फिर हमने बैक टू ज़ीरो से स्टार्ट किया, स्क्रैच से स्टार्ट किया और उसका आज ये रैंक वो है रिज़ल्ट। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।